नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर ललितपुर के बांसी कस्बा से है, जहां चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन चोर बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल रात भजौपुरा मोहल्ला निवासी पत्रकार राघवेंद्र यादव की रात अपने परिजनों के साथ छत पर सोया हुआ था। आज सुबह जैसे ही उनकी 3:30 पर आंख खुली तो देखा कि उनके घर में सारा सामान बिखरा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो गोदरेज की अलमारी खुली पाई। अलमारी का लॉकर देखा तो उसमें रखे जेवरात गायब थे। प्रार्थी ने बांसी चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर चोरों पर उचित कार्रवाई करने और मामले के खुलासे की मांग की है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित जाकिर कॉलोनी गली नंबर 7 में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भयंकर आग लग गई। वहीं सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन गली सक्रिय होने के कारण गाड़ियां मकान तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक मकान में रखा बेटी की शादी का दहेज सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लिसाड़ी की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जाती है। लोगों ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी तो दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन मकान जहां था वो गली काफी सकरी थी, जिसकी वजह से वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। खबर लखनऊ से है, जहां सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि ये पीसी केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर की गई, जहां सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण की हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर जाकर कोई भी देख सकता है कि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला कि बड़े विस्तार से हम 9 साल गरीब कल्याण के हुए, उसमें क्या क्या किया। इसके लिए मोहनलालगंज लोकसभा का कोई भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भी व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में नमो ऐप, वहां जाकर के एक एक चीज की बारीकी से छानबीन कर सकता है और हिसाब जो मोदी जी ने दिया है उसको देख सकते हैं। खबर मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र से है, जहां कताई मिल चौकी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और फैक्ट्रियों पर पीला पंजा चला। करीब 210 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनी और फैक्ट्रियां बनाई गई थी, जिसमें बिल्डर को भी बड़ा मुनाफा हुआ था, लेकिन सारी जमीन सरकारी थी। सरकारी जमीन को दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था और उस पर खेती भी की जा रही थी। वहीं लगातार एक के बाद एक फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है और जिसमें अवैध तरीके से बुआई की जा रही थी। सरकारी जमीन थी, इसको अभी जिलाधिकारी न्यायालय से इसमें आदेश कर दिया गया और इसको सरकार की घोषित कर दी गई और इसमें हम लोग कब्जा ले रहे हैं। आज सुबह से ड्राइव चल रहा है कि सभी जितनी हमारी लगभग 400 बीघा जमीन है उसको हटाने के लिए। वहीं मेडिकल थाने में पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर बखेड़ा हो गया। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के जेल चुंगी चौराहे पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय पार्षद उत्तम सिंह सैनी 2-3 लोगों के साथ थाने पहुंच गए और वहां पहुंचकर मौजूद सिपाही और दरोगा से जेल चुंगी चौकी इंचार्ज का नंबर मांगा, जिस पर दरोगा अजय प्रताप और 2 सिपाहियों ने बीजेपी पार्षद से अभद्रता करते हुए कहा कि तू तो वही है जो वंदे मातरम में बवाल कर रहा था। जिसके बाद बीजेपी पार्षद को हवालात में डाल दिया। जहां पार्षद को हवालात में डालने की सूचना मिलते ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। जहां बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा की दरोगा अमित कुमार मलिक से तीखी नोकझोंक भी हुई, जहां दरोगा
अमित कुमार मलिक ने भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से पूरे थाने को सस्पेंड कराने की धमकी तक दे डाली, जहां सीओ सिविल लाइन और अन्य पुलिसकर्मियों ने दरोगा अमित कुमार मलिक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। गिरफ्तारी नहीं थी, दुर्व्यवहार किया कुछ सिपाहियों ने, इंचार्ज यहाँ थे नहीं, तो दुर्व्यवहार के बात सुनकर हम लोग यहाँ आए थे। तब शिकायत की गई, एसपी सिटी से की गई, सीओ से की गई, कप्तान से की गई, उस शिकायत पर कार्रवाई हो गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीतापुर से आ रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई हत्या। थाना रेवसा इलाके में खेरवा गांव में हत्या, छत पर सो रहे युवक का धारदार हथियार से हत्या। सदरपुर थाना क्षेत्र के सरायापट्टी गांव में भी हत्या। घर से दिया जलाने निकली महिला की सड़क किनारे हत्या। पीएम आवास पर दिया जलाने जा रही थी महिला के शरीर पर कई जगह मिले चोट के निशान। एसपी सीओ समेत फोरेंसिक टीम मौके के लिए रवाना। सीतापुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां 24 घंटे में एक के बाद एक 2 हत्या के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक युवक अपने घर पर सो रहा था, जहां उसकी हत्या कर दी गई, और वहीं एक महिला जो दिया जलाने के लिए पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिला है, तो वहां पर वो दिया जलाने के लिए जा रही थी और उसका शव रास्ते में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, फोरेंसिक टीम पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। अलग अलग थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई है सीतापुर में। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीतापुर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 साल की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा और विधायक मौजूद रहे। ध्रुवीय आधार पर एक बड़े दल की सरकार बनाते हुए भी, बड़ा मन रखते हुए, मेजोरिटी होने के बावजूद भी अन्य दलों को जोड़ करके मंत्रालय भी दिए गए और सब दलों को साथ लेकर के कोविड के कठिन काल के बावजूद भी न केवल सरकार के माध्यम से जन सामान्य की हेल्थ सुविधाओं पे काम किया गया, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े सुधार, ऐसे काम जो असंभव जैसे लग रहे थे, धारा 370 का हटना, 3 तलाक की बड़ी घटना का निराकरण कराना, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों को लेकर के कोर्ट ने फैसला लिया, तो उसके बावजूद भी पूरे देश में सुशासन की आदर्श स्थिति बनाते हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अमरोहा से आ रही है। जिले में नहीं थम रहे फायरिंग के सिलसिले। दबंग युवती का फायरिंग करते वीडियो वायरल। पुलिस ने युवती ने पिस्टल से की ताबड़तोड़ फायरिंग। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कुमराला का वीडियो। दबंग युवती का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। गजरौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। जिले में नहीं थम रहे फायरिंग के सिलसिले। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से युवती फायरिंग करती हुई नजर आ रही है पिस्टल से। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमरोहा का ये वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक युवती फायरिंग करती हुई नजर आ रही है पिस्टल से।
अमरोहा में फायरिंग के मामले थम नहीं रहे हैं और दबंग युवती का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप अमरोहा की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है पिस्टल से फायरिंग करते हुए। वहीं कानपुर में दो भाइयों के झगड़े में छोटे भाई की जान चली गई। आपको बता दें कि बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में सूजा घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक रावतपुर थाना क्षेत्र के बकरमंजी एकता तिराहे के पास बर्फ बेचने का कारोबार करता था। मृतक की पत्नी का आरोप है कि बड़े भाई से झगड़ा हुआ था। जब पत्नी मौके पर पहुंची तो उसने अपने पति को मृत पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वारदात के बाद से फरार बड़े भाई की तलाश शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां प्यार में धोखा देने पर पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। आरोपी सुमित उर्फ प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं आरोपी पर शादी का झांसा देकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। आरोपी पर शादी करने से मुकरने का रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस आरोपी सुमित की तलाश में जुट गई है। लेकर पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्यार में धोखा मिलने पर एक युवती ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के इलाके की रहने वाली एक पीड़िता को प्यार धोखा मिलने पर उसने बिलसंडा इसी थाने में एफआईआर आरोपी के खिलाफ कराई है। आप बताएं, पीड़िता का बहुत ही गंभीर आरोप है कि प्यार में उसे धोखा मिला है। शादी का झांसा देकर काफी उसने और अश्लीलता के संबंध बना लिए, जिसके बाद आरोपी शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने इसी थाने में एफआईआर आरोपी के खिलाफ कराई है। तो वहीं आपको बता दें, आरोपी जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। अब देखने की बात है थाना बिलसंडा पुलिस आरोपी को कब गिरफ्तार कर पाती है और पीड़िता को कब न्याय मिल पाता है। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। मुख्यमंत्री झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। अलग अलग यहां पर सामाजिक और भू सांस्कृतिक विभिन्नता के नाते, भौगोलिक और वहां की स्थानीय जैव विविधता के नाते भी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलती है। जितना बड़ा है और जितना विस्तार है, उतनी बड़ी चुनौती और उतनी ही ज्यादा आम जनमानस की अपेक्षाएं भी हैं। एक ओर हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की खतरे उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बना रहता है।
विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में आकाशीय बिजली का खतरा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जैसी त्रासदी के सबसे अति संवेदनशील जोन में से एक माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तराई का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र मानव और वन्य जीव द्वंद्व के कारण भी जाना जाता है। 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से 9 प्रकार की क्लाइमेटिक जोन के कारण आपदा की कम या ज्यादा आशंका वहां सदैव बनी रहती है। मुझे आश्चर्य होता था जब 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है। मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे हमारे राज्य मंत्री बोल रहे थे, बाढ़ उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील और संवेदनशील है। 24 जनपद अति संवेदनशील हैं और 16 जनपद संवेदनशील हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ प्रबंधन के बेहतरीन प्रयास करने का परिणाम था आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ मिल करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है
लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव या सांप के काटने का हो या नील गाय या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। डूबने से अगर किसी की मौत हुई वो भी आपदा प्रबंधन के दायरे में आ जाता है। और भी अन्य अनेक कदम उठाए गए, लेकिन हमारा मानना कि मुआवजा अंतिम विकल्प है। हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक साथ आकाशीय बिजली से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर के लगभग 120 से अधिक मौतें हुई थी एक ही दिन में। बिहार के अंदर सर्वाधिक 80 मौतें हुई थी और 40 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये इसी के लिए आज हर जनपद में लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आकाशीय बिजली से हम लोग पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को अवगत करा सकें या उसका सायरन बज सके, लोगों को बचा सकें। रेन गेज की स्थापना करने का कार्यक्रम, कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। और भी अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब सत्र में आए थे, हमने एसडीआरएफ की 3 बटालियन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित की। एसडीआरएफ का जब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।